ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर संसाधन और विकास, ठीक है, क्लास 9। अच्छा एक बात, सॉरी 10 क्लास, संसाधन आके बोलते किसको है? संसाधन को रिसोर्स बोलते हैं, ठीक है, संसाधन को रिसोर्स बोलते हैं। संसाधन जो होता है तो संसाधन आके बोलेंगे किसको? जो चीज को जैसे कि पढ़ाई का संसाधन है, किसी चीज में कोई चीज का यूज पहले संसाधन जैसे कि हम इसका उपयोग कर रहे हैं। हाँ पानी का संसाधन हाँ हम लोग को जो भी चीज पानी जिससे जो भी चीज हम चाहिए हम उसका उपयोग करें। जिसका चीज उगाने के लिए किसी चीज का यूज चाहिए। हाँ देखो, हम लोग को पृथ्वी में जितना भी चीज मौजूद है, चाहे वो सजीव रहे चाहे निर्जीव रहे, ठीक है, जो भी हमारे पृथ्वी में मौजूद है उसका उपयोग हम अपने आवश्यकता अनुसार करते हैं, ठीक है, और उसके लिए एक टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, बनाने का टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, उसको संसाधन बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलो अभी के टाइम पे हम लोग पास बहुत कुछ, ठीक है, ये जो बेंच बना है, ये बेंच बना है तो ये किससे बना है? लकड़ी से बना है। लकड़ी से बना है क्या? और इस बेंच को बनाने में किस किस चीज का यूज हुआ? आदि का यूज हुआ, हाँ ठीक है, इतना कुछ यूज हुआ तो एक चीज को बनाने के लिए बहुत सारा रिसोर्स का यूज हुआ, ठीक है। उसमें भी अगर सिर्फ लकड़ी रहता तो वो चीज को बना पाते नहीं बना पाते। कील जो है वो कील किससे बना? लोहा कहाँ मिलता है? जमीन से निकलता है। तो जमीन में जो मिट्टी मिलता है उस मिट्टी से ही हम लोहा को निकालते हैं, ठीक है। तो उस लोहा को निकालने का हम लोग क्या नॉर्मल से मैग्नेट हो गई, मैग्नेट होता है, मैग्नेट से हम लोग घुमाते हैं, वहां से हम लोग को लोहा मिल जाता है। तो ये क्या हुआ, एक क्या टेक्नोलॉजी है कि नहीं? इस टेक्नोलॉजी से हम लोहा को निकाले, उस लोहा की हम जला करके हम कील बनाए, और कील का यूज हम लोग घर में करते हैं या फिर हर जगह पे करते हैं, ठीक। उसी तरह से अभी तुम्हारा जैसे जब इंसान आदि मानव था तो उस टाइम पे टेक्नोलॉजी के लिए क्या पता है? आग नहीं होगा, आग उसकी टेक्नोलॉजी था। उस समय पहली बार वो आग का आविष्कार किया था, वो आग को जाने सीखा था। उसके बाद उसी टेक्नोलॉजी से वो क्या करने लगा? खाना को पकाने लगा, ठीक है, यूज करने लगा। पहिया जो पहिया का आविष्कार किया था, कहाँ से किया था? लकड़ी से किया था। लकड़ी को गोल करके काटा होगा, कि देखा होगा कि इस टाइप से करेंगे तो हमको आगे चलकर वो काम करेंगे इस टाइप, ठीक है। तो वो क्या किया, उस टेक्नोलॉजी अपना उस समय का टेक्नोलॉजी का यूज किया था। तो उसके लिए वही संसाधन सारा, पहले उसको मान लो बड़ा सा कोई जानवर को मार दिया, अब उसको लेके यहाँ से लेके वहां जाना, कहाँ रास्ते में लेके जाएगा उसको, ठीक है। तो क्या किया, बड़ा सा बनाया और उसको यूज करके ले जाने लगा, तो उसके संसाधन का काम आया, ठीक है। तो वही संसाधन उसे कहते हैं पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु, हर एक वस्तु जो हम लोग की आवश्यकता के लिए जरूरी होता है, और उसके लिए एक उचित तरह का एक प्रौद्योगिकी उपलब्ध होता है, मतलब एक टेक्नोलॉजी उपलब्ध होता है, उसको कहा जाता है संसाधन। तो क्या कहते हैं? संसाधन, ठीक है। संसाधन जो होता है, संसाधन को 4 भाग में बांटा गया है। संसाधन को 4 भाग में बांटा गया है। पहला है उत्पत्ति के आधार, किसके आधार पर? उत्पत्ति में समझते हैं, उत्पत्ति मतलब क्या? किसी को बनाया था, वो चीज का बनना उत्पत्ति है। नहीं बाबू देखो, उत्पत्ति जो होता है ना, उत्पत्ति यानी देखो 2 तरह की चीज होता है, एक होता है जिंदा चीज और एक होता है मरा हुआ चीज, मतलब जिसमें जान नहीं होता। जिसमें जान नहीं होता है और जिसमें जान होता है, तो ये क्या हो गया, उसको क्या बोलेंगे कि अलग तरीका का उत्पन्न चीज। मिट्टी है, मिट्टी में जान नहीं है लेकिन भी संसाधन है ना, और एक गाय है, उसमें जान है, वो भी संसाधन। दोनों उत्पत्ति, वो जिंदा चीज नहीं, मरा हुआ चीज, ठीक है। तो उत्पत्ति के आधार पर पहला चिपाट किया। दूसरा होता है तुम्हारा समाप्यता का आधार। किसका आधार पर? समाप्यता मतलब होता है ना कि कुछ चीज जो होता है ना, जो हमेशा रहेगा, और कुछ होता है जो मतलब कुछ समय बाद खत्म हो जाएगा, जैसे कि सनलाइट हाँ, और कोयले, ठीक है। तो उसको बोलेंगे समाप्यता के आधार पर। तीसरा है तुम्हारा स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व मतलब क्या होता है जानता है? स्वामित्व मतलब होता है जैसे कि इस घर का स्वामी कौन है? ये मेरा घर का स्वामी कौन है? मेरे पापा है। यानी कि देखो, स्वामित्व के आधार पर भी इसको 4 भाग में बांटा गया, उसको बाद में बताया, ठीक है। यानी कि जो अपना है,
जो ऑनर का है उसी को कहा जाता है स्वामित्व के आधार पर। उसको भी 4 भाग में बांटा गया आगे बढ़ो। ठीक है, ये चौथा है तुम्हारा विकास के स्तर का, यानी कि हम लोग का जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट के आधार पर उसको और अलग अलग भाग में बांटा गया है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। इसके बारे में आगे अगला है तुम्हारा उत्पत्ति के आधार पर। इसके आधार पर उत्पत्ति के आधार पर 2 भाग में बांटा है। उत्पत्ति के आधार पर कितना बांटा है? 2 भाग में। एक है तुम्हारा जीव संसाधन और दूसरा है तुम्हारा अजीव संसाधन। जीव संसाधन और अजीव संसाधन। ठीक है, जीव संसाधन किसको बोलेंगे और अजीव संसाधन किसको बोलेंगे? जीवित होगा जीव संसाधन जो जीवित हाँ, जीवित चीज में जैसे कि अब देखो जीवित चीज में बहुत सारा आता है। ठीक है, देखो जीवित चीज में हम लोग क्या क्या यूज करते हैं जीवित चीज का? पेड़ पौधा और जानवर सब में क्या क्या? गाय का, भैंस का, भेड़ का, क्या? दूध का यूज करते हैं, भेड़ का बाल का यूज करते हैं, और गधा का यूज करते हैं, खाने के लिए यूज करते हैं, पेड़ का यूज करते हैं, घोड़ा का करते हैं, डमरा का। हाँ, और जो यूज कर खाता है। हाँ, वो तो खाने का भी है। ठीक है, जीव संसाधन और हाँ देखो जीव संसाधन जो होता है जो जीव जंतु से जो हम लोग प्राप्त होता है वैसा संसाधन जो जीव जंतु से प्राप्त होता है उसे जीव संसाधन है। तो देखो अभी हम लोग जो कपड़ा पहने, ठीक है, ये जितना भी तरह का कपड़ा बना हुआ है सिर्फ जो मानव जो केमिकल से बना उसको छोड़ करके जितना भी तरह का कपड़ा बना हुआ है सब जीव संसाधन का बना हुआ है। कपास भी उगता है तो पौधा भी उगता है, तो जीव संसाधन ही हुआ। रेशम का कीड़ा का पहनते हम लोग, ऊन वगैरह कपड़ा पहनते, ऊनी कपड़ा का भी सारा यूज खास करते हैं लोग, जीव संसाधन करते हैं। हम लोग जो बैग वगैरह यूज करते, चमड़ा का बैग बेल्ट वगैरह यूज करते हैं, सब चमड़ा का होता है, उसको खास लाते हैं जीव संसाधन। ठीक है, वो जीव संसाधन चल गया। अजीव संसाधन बोले नहीं, वो तो अजीव जितना चीज नहीं पड़ती, प्रकृति में उपलब्ध है लेकिन ठीक है हाँ प्रकृति में उपलब्ध है उसको हम लोग यूज कर रहे हैं। हवा पानी कोयला हाँ ये सब हो जाएगा तुम्हारा अजीव संसाधन। ठीक, लोगों को समझ में आ गया। अब दूसरा है तुम्हारा समाप्यता क्या था इसका? समाप्यता के आधार पर पहला नवीकरणीय, दूसरा अनवीकरणीय। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिवर्सिबल और नॉन रिवर्सिबल। जैव को बोलते हैं बायोटिक और अजैव को बोलते हैं एबायोटिक। जैव को क्या बोलेंगे? बायोटिक, और अजैव को एबायोटिक। समाप्यता के आधार पर दो प्रकार का होता है, नवीकरणीय ऊर्जा, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। देखो नवीकरणीय किसको बोलेंगे, अनवीकरणीय किसको? प्रकृति में नया और जो पुराना नहीं, गलत। रिवर्सिबल और नॉन रिवर्सिबल जो जैसे कुछ हुआ वो वापस नहीं सकते, जैसे कि हम जिसको दोबारा से बना सकते हैं। हाँ मुफ्ती एग्जाम्पल। देखो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जो होता है नवीकरणीय वैसे संसाधन जिसका उपयोग हम बार बार कर सकते हैं। जैसे हवा, ठीक है, जैसे हवा हो गया, पानी हो गया, ठीक है, हाँ गाय बार दूध निकाल के सकते हैं। नहीं वैसा नहीं होता है। नवीकरणीय में क्या होगा, देखो वैसा संसाधन जिसका उपयोग हम बार बार कर सकते हैं, जैसे कि सूर्य का प्रकाश हमेशा यूज कर सकते हैं सोलर एनर्जी के रूप में। ठीक है, और फिर तुम्हारा क्या हो गया, वायु से हम लोग बहुत तरह का काम कर सकते हैं, एनर्जी वगैरह बनाने का काम आता है। जल से भी यूज कर सकते हैं, तो वैसा संसाधन जिसका हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं वो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हो जाएगा। और अनवीकरणीय संसाधन जिसका
वो साइंस की बात है, यहाँ पे जो भी पढ़ रहा है एग्जाम्पल को बना दिया तो वापस से दुनिया बना सकते नहीं, वो साइंस में पढ़ा, ठीक है। जैसे कि हाँ, खत्म हो गई, इसको वापस हम यूज नहीं करते। जैसे समझो, जैसे बता दें, जैसे कोयला और पेट्रोल, कोयला और पेट्रोल, कोयला और पेट्रोल जो है वो हम लोग का जमीन के अंदर है, और उसको वैसा संसाधन है जिसको बनने में करोड़ों साल लग जाता है, ठीक है। तुरंत बनेगा नहीं, लेकिन यूज बहुत जल्दी से हम लोग कर रहे हैं। और नवीकरणीय ऊर्जा से हाँ ऐसा हाँ जो बन चुका था इस वजह हाँ, ऐसा अभी भी होगा जो अंदर में जाओ कभी बन रहा होगा। देखो तुरंत नहीं बनता है, हाँ, लेकिन अगर तुम जैसे बोले जीवाश्म ईंधन जो था कोयला, अभी देखो ऐसा कोई भी प्रलय नहीं हुआ है जिसमें आदमी पूरा मानव सभ्यता या जितना भी सभ्यता पूरा घुस गया हो जमीन के अंदर और दब गया। अब तो टाइम करते ऐसा कुछ होगा जो नहीं बना होगा। कोयला ऐसे नहीं बनता, कोयला बनता जीवाश्म से, यानी कि कोई भी चीज तो देखो उस समय में एक बार तो डायनासोर के टाइम पे जब गिरा था ना उनका पिंड, उस टाइम पे जो हुआ, तो उसके बाद वो चीज बनना स्टार्ट हुआ था पृथ्वी। अभी थोड़ी बन रहा, अभी कौन सा इंसान है जिसको दबा कर बड़ा जानवर उसको दबा कर रखे हुए, वैसा तो कुछ है नहीं। जिसके विशाल होगा तब तो कोई भी चीज बड़ा बहुत ज्यादा होता है तो उसका छोटा ही कोयला नहीं बनेगा, उतना बड़ा तो बनेगा नहीं, पूरा बॉडी का कोयला बन जाता है, उसमें बहुत सारा गलता है, बहुत सारा सड़ता है, ठीक है, हाँ, उसी का बनता है। तो इतना अभी पृथ्वी में उतना बड़ा कोई जानवर है नहीं जो उसको बना सके, मतलब दबेगा उसके बाद में वो ब्लू व्हेल तो अभी बहुत बड़ा है। ब्लू व्हेल बहुत बड़ा है, वो सिर्फ समुद्र में पाया जाता है, इसलिए तो पेट्रोलियम भी तो मिलता है ना। पेट्रोलियम कहाँ से मिल रहा है? समुद्र से तो मिल रहा है। जमीन में बहुत रेयर है बाबू। अभी सऊदी अरेबिया पहले जब था तुम्हारा, जब समुद्री इलाका था, ठीक है, समुद्री इलाका अभी समुद्र नहीं है, इस कारण से वहाँ पे निकलना आसान हो जाता है। अब हम लोग को निकालना, मान के चलो हम लोग को निकालना है, समुद्र को सुखाना पड़ेगा, तब मानते अगर समुद्र का पानी को पीने के लिए, ठीक है। ये हो गया नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत और अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। समझ आ गया? तीसरा तो तुम्हारा, तीसरा क्या था? स्वामित्व के आधार पर देखो, स्वामित्व के आधार पर 4 तरह से बांटा है। तो तुमने क्या किया? एक है तुम्हारा व्यक्तिगत, दूसरा है तुम्हारा सामाजिक, तीसरा है तुम्हारा राष्ट्रीय, और चौथा है तुम्हारा अंतरराष्ट्रीय। देखो 4 भाग में इसको बांटा गया। पहला है तुम्हारा व्यक्तिगत, दूसरा है सामाजिक, तीसरा है तुम्हारा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। अब बताओ व्यक्तिगत संसाधन किसको बोले? जो खुद का स्वयं का हो, यानी कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक किसी खास व्यक्ति का हक हो, उसको बोलेंगे व्यक्तिगत संसाधन, ठीक है। दूसरा है तुम्हारा सामाजिक। तो सामाजिक में क्या आ जाएगा? जैसे कि सरकारी स्कूल और सरकारी अस्पताल और पार्क, जितना भी तरह का पार्क, सारा प्ले ग्राउंड, जितना भी तरह का सारा, किसी एक खास व्यक्ति का नहीं होता ना, पूरा का पूरा समाज का होता है, ठीक है। ये सब किसमें आ जाएगा? सामाजिक में आ जाएगा, ठीक है। तीसरा मेन तुम लोग को जानना है राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। राष्ट्रीय संसाधन जो होता है, राष्ट्रीय संसाधन पूरा देश में, पूरा एक देश का जो बाउंड्री है, उस बाउंड्री के अंदर जो बॉर्डर है कंट्री का, उसके अंदर जितना भी तरह का जीव मौजूद है, खनिज संपदा मौजूद है, जो भी चीज यहाँ पे पाया जाता है, सब कुछ किसमें आया? राष्ट्रीय संसाधन। और एक चीज है,
जैसे कि हम लोग का इंडिया है, हम लोग का इंडिया इस एरिया में भी समुद्र है, इस एरिया में इधर भी समुद्र है और इधर का भी एरिया क्या है समुद्र। तो देखो किसी कोई भी देश का जो एरिया होता है उस एरिया में ये जो एरिया है ना यहाँ से लेकर 200 किलोमीटर का जो एरिया होता है, समुद्र का तल से लेकर समुद्र का जो तल है जहाँ पे तट है उस तट से लेकर कितना 200 किलोमीटर का एरिया जो होगा वो तुम्हारा देश के अंदर आता है। देश 200 किलोमीटर एरिया जो होगा किसके देश हाँ उसके अंदर में ही वो आएगा। ठीक है, ये राष्ट्रीय संसाधन में आता है। देखो श्रीलंका और हम लोग का जो गैपिंग है वो मात्र 35 किलोमीटर, तो वो दोनों का मिल के जाता है। तो श्रीलंका का भी काफी इधर इंडिया तरफ आ जाता है और इंडिया का भी कहीं उधर चल जाता है। ठीक है, वो लोग का हम लोग का ये आपसी मामला होता है, उसमें दिक्कत नहीं। श्रीलंका इंडिया से हाँ इंडिया से श्रीलंका हाँ तो टापू क्या है? हाँ टापू ही है एक तरह से। द्वीप क्या है? द्वीप के ही कर रहे हैं नहीं। ठीक है, चौथा है तुम्हारा अंतरराष्ट्रीय। देखो यहाँ तक जो पता है ये जो एरिया था इस एरिया ही तक तो था तुम्हारा देश का, इतना ही ना कंट्री का था, क्योंकि इसके बाहर भी समुद्री एरिया बहुत सारा, इसके बाहर समुद्री एरिया बहुत सारा। ये जो एरिया है इस एरिया पे हब होता है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। इसमें तुम्हारा पूरा का पूरा एरिया आता है जो जैसे कि देश को एक देश का जो भाग था 200 किलोमीटर, अब यहाँ पे जो ये एरिया था ये जो एरिया है ये जो एरिया इस एरिया को बोले अंतरराष्ट्रीय संसाधन और इसी को बोला जाता है अंतरराष्ट्रीय मार्ग। क्या बोलेंगे इसको? अंतरराष्ट्रीय मार्ग। देखो अंतरराष्ट्रीय मार्ग अंतरराष्ट्रीय रास्ता बोलते हैं, रास्ता होता है ना, ये रास्ता है एक सुनना रहा है, ये है तुम्हारा अंतरराष्ट्रीय। ठीक, तो पहला बता दिए उत्पत्ति का आधार पर, दूसरा बता दिए समाप्यता का आधार पर, तीसरा तुम्हारा स्वामित्व का आधार पर। ठीक है, ठीक, अब तुम्हारा और फिर चौथा आता है विकास का आधार। ठीक है, विकास के आधार पर 4 भाग में इसको बांटा गया। कितना भाग बांटा गया? 4 भाग। पहला है संभावी, दूसरा है तुम्हारा विकसित, तीसरा है भंडार और चौथा है संचित कोष। ठीक, संभावी मतलब होता है वैसा संसाधन जिसके बारे में मुझे पता है कि वो चीज अवेलेबल है लेकिन उसको अच्छे तरह से उसको हम लोग यूज नहीं कर पाते। जैसे एग्जांपल दें, जैसे राजस्थान में जो सोलर पैनल होता है हम लोग लगा के उसको दे सकते हैं तो और अच्छा लाइट पड़ता है। हाँ ठीक है, तो वो चीज हो जाता है पोटेंशियल में क्या जिसका यूज हम लोग जानते कि हो सकता है लेकिन हम उसको उस हद उतना लेवल में उसको हमें यूज नहीं कर पाते हैं, उसको बोलेंगे पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल रिसोर्सेज। विकसित में डेवलप्ड आ जाता है, डेवलप वैसा संसाधन जो जिसके बारे में मुझे अच्छी तरह से नॉलेज हो, जिसके बारे में टेक्नोलॉजी उपलब्ध हो, उसको बनाने का तरीका सब कुछ हम सब कुछ के बारे में पता हो, उसको बोलेंगे विकसित संसाधन। ठीक है, जैसे हम लोग कोयला से बिजली बना सकते हैं, पानी से बिजली बना सकते हैं। हाँ ठीक है। भंडार मतलब स्टॉक, वैसा रिसोर्स जो हमारे स्टॉक में अवेलेबल है और आने वाले भविष्य में हम उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, स्टॉक में अवेलेबल है और आने वाले समय में उसका यूज कर सकते हैं। उसको क्या बोलेंगे? स्टॉक बोलेंगे। जैसे कि पानी से हम एनर्जी निकाल सकते हैं, पानी से क्या निकाल सकते हैं? एनर्जी निकाल सकते हैं। H2 जो होता है पानी किससे बनता है? H2O से बनता है, H2O से, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों है। ठीक है, और ये दोनों जो है वो एनर्जी देता है, दोनों का दोनों क्या देता है? एनर्जी देता है। अगर हम पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर दें तो इसका यूज हाइड्रोजन का यूज हम लोग अपना ईंधन के रूप में कर सकते हैं। ठीक है, अब वैसा टेक्नोलॉजी अभी तक हम लोग पास अवेलेबल नहीं है जिससे हम लोग पानी से हाइड्रोजन को अलग करके उसको हम लोग एनर्जी के रूप में यूज कर सकें। यानी कि ये जो है ये भविष्य के लिए, इसके लिए फ्यूचर में इसका यूज कभी ना कभी इसका यूज होगा। ठीक है, चौथा है तुम्हारा रिजर्व भंडार के अंदर ही आता है। रिजर्व किसके अंदर आता है? स्टॉक के अंदर ही आता है। ठीक है, स्टॉक जो होगा जैसे पानी था, पानी वगैरह, तो पानी से अभी हम लोग पृथ्वी में 3/4 भाग सिर्फ पानी, यानी कि पानी का मात्रा पृथ्वी में सबसे ज्यादा मात्रा में है और उसका यूज हम लोग बहुत कम मात्रा में कर रहे हैं, तो वो रिजर्व में से जाता है।
ठीक है, उसको जितना यूज करना चाहिए उस हिसाब से हम उसका यूज नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये है तुम्हारा संचित कोष। समझ में आ गया? ये चारों है तुम्हारे विकास के स्तर के आधार। ठीक, अब आगे देखेंगे हम लोग संसाधन का विकास। संसाधन का विकास, संसाधन का विकास का मतलब समझो। पृथ्वी है, पृथ्वी में हर एक व्यक्ति हर एक बहुत सारे इंसान रहते हैं, लेकिन क्या सब इंसान सेम है? मतलब देखो यहाँ पे होता क्या है कि बहुत कोई अलग अलग तरह का लालची लोग बैठा हुआ है। संसाधन जैसे कि मान के चलो तुम्हारा अभ्रक का, हम लोग का झारखंड में अभ्रक बहुत ज्यादा मात्रा में निकलता है। ठीक है, कोयला बहुत ज्यादा मात्रा में निकलता है, तो अपना पूर्ति के लिए लोग जल्दी जल्दी उस चीज को सप्लाई कर रहा है, जितना ज्यादा हो सके वो लोग निकाल रहा है, अपना पूंजी को बना रहा है। ठीक है, इसमें क्या हो जा रहा है कि किसी के पास वो संसाधन तो सभी के लिए था, पृथ्वी में जितना भी व्यक्ति रह रहा है सब लोग के लिए संसाधन था, लेकिन किसी को संसाधन मिल पाता है, किसी को नहीं मिल पाता है। समझ आ रहा है ना? देखो जैसे कि अभी जैसे बाइक कार निकला हुआ है, कार है ना, तो कार जो बना हुआ है वो कार हम लोग सब ऐसा होना चाहिए ना कि सब लोग के पास कार होना चाहिए था। हर एक व्यक्ति के पास कोई संसाधन था, मिट्टी पृथ्वी से ही निकला, सब कुछ पृथ्वी का ही चीज से बना हुआ, मटेरियल से, और कई मटेरियल से कुछ बना हुआ है, लेकिन सबके पास वो चीज अवेलेबल नहीं है। तो इसमें क्या हो गया, इसमें मानव जो है दो भाग में बट, एक हो गया गरीब, एक हो गया अमीर। ठीक है, अब देखो जब संसाधन का यूज बहुत ज्यादा मात्रा में होने लगा, जैसे कि गाड़ी वगैरह, वाहन वगैरह, कंप्यूटर वगैरह, बहुत बड़ा तरह का उद्योग वगैरह बनने लगा। ठीक है, उससे क्या हुआ कि एटमॉस्फेयर जो हम लोग का वातावरण, उसमें तुम्हारा मतलब वो दूषित होने लगा। ठीक है, इससे बहुत तरह का प्रॉब्लम हो गया, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गया। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के साथ साथ तुम्हारा मतलब कि पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ने लगा है। ठीक, ओजोन लेयर तुम्हारा फटने लगा, होल हो गया। ठीक है, तो इससे क्या हो गया कि बहुत तरह का प्रॉब्लम पृथ्वी में होने लगा, इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम पृथ्वी में होने लगा। तो इसको देख करके यहाँ का साइंटिस्ट लोग ये बात रखा कि हम लोग को मिल करके पृथ्वी को एक नए नजरिए से देखना हो। ठीक है, इसके लिए क्या हुआ, ब्राजील में एक जगह है रियो डी जेनेरो। यहाँ पे इस जगह पे ब्राजील में रियो डी जेनेरो नाम की जगह है, वहां पे 3 से 14 जून 1992, ठीक है, 3 से 14 जून 1992 तक में एक सम्मेलन रखा गया जिसका नाम था पृथ्वी सम्मेलन। जिसका नाम क्या था? पृथ्वी सम्मेलन। पृथ्वी सम्मेलन जो था ना बाबू, इसमें क्या था कि इसमें 100 से ज्यादा देश, 100 से ज्यादा कंट्री मिल करके 100 प्लस, ठीक है, 100 प्लस कंट्री मिल करके एक सभा का आयोजन किया था, जिसका मेन काम था कि बिना किसी भी मतलब बिना कोई भी तरह का मतलब हार्मफुल चीज को किए हुए, किसी भी तरह का पृथ्वी को ठेस पहुंचे हुए, किसी तरह प्रॉब्लम हुए किए बिना पृथ्वी के लोगों का, जितना भी लोग यहाँ पे रहते हैं, सबको विकास में भागीदारी देना। जैसे कि होता है ना कि ना हमको पेड़ पौधा काटना है, ना हमको किसी भी तरह का मतलब कुछ ऐसा काम करना जिससे पृथ्वी को क्षति पहुंचे और उसके बिना हम आगे बढ़ सके। ठीक है, तो इसमें 100 कंट्री था जो मतलब मिल करके और इस सम्मेलन को आयोजित किया था। इस देश मतलब इतना 100 देश के जो प्रतिनिधि थे, जो मेन कोई होंगे लीडर, वो जा करके वहां पर बैठे। ठीक है, इसका मेन जो फोकस था वो था कि बिना किसी भी मतलब कि पृथ्वी में बिना किसी भी तरह का क्षति पहुंचाए, पृथ्वी बिना किसी तरह क्षति पहुंचाए और यहाँ हम लोग को अपना विकास करते हैं। ठीक है, तो ये एक्चुअल में स्टार्ट हुआ था 1992 में। तो 1992 से मतलब समझो 2000 होता है, 2000 के पहले को हम बोलते हैं 20th सेंचुरी बोलेंगे, और 2000 के बाद को बोलेंगे 21st सेंचुरी, बोलेगा ना। 2000 के पहले को 20th सेंचुरी और 2000 के बाद को
21 सेंचुरी बोलेंगे। तो ये जो था तुम्हारा ये 1992 में था, यानी कि एक्चुअल में तो ये 20th सेंचुरी में था, ठीक है। लेकिन अब देखो इतना बड़ा प्रोसेस है, इस प्रोसेस को करने में टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, 100 से 1.5 साल भी लग सकता है, ठीक है। तो इस चीज को देख करके इसका नाम 20th एजेंडा को छोड़ करके इसका नाम रखा गया 21 एजेंडा। क्या रखा गया? 21 एजेंडा। इसका नाम क्या पड़ गया? 21 एजेंडा। समझ में आया? इसी का नाम क्या दिया गया? 21 एजेंडा। ये जो तुम्हारा सभा 1992 के 8 साल बाद तो 2000 हाँ ही रहना था। इसी कारण से ये जो मेन जो प्रोसेस होगा ये कब होगा? 21 सेंचुरी में होगा। इसी कारण से इसका नाम पड़ गया 21 एजेंडा, ठीक है। इसमें जो था, इसमें तुम्हारा 100 कंट्री वगैरह था। तो ये जो सभा जो आयोजित हुआ था ना, ये सभा आयोजित किया था UNCED, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होगा यूनाइटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। हिंदी में बोलते हैं इसको संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सभा, ठीक है। समझा? इसको क्या बोलेंगे? मतलब यूनिसेफ बोलते हैं इसको। ये जो सभा था इसमें सभी लोगों ने, जितना भी मेन लीडर लोग जो वहां पे गए थे, वो लोग ने अपना हस्ताक्षर किया और बताया, उसमें बात ये घोषणा किया गया कि जितना भी तरह का हम लोग से कि सब लोग सिग्नेचर तो हो गया वहां पे। अब हर किसी देश का कंडीशन तो अलग अलग होगा, कोई बहुत ज्यादा विकसित होगा, कोई कम विकसित होगा, कोई विकासशील होगा, कोई उससे भी नीचे होगा। तो वो लोग अपने अपने हिसाब से पृथ्वी को मतलब सही तरीका से, मतलब पृथ्वी को बिना क्षति पहुंचाए अपना डेवलपमेंट करने का, भागीदारी को निभाने का मतलब उसमें सिग्नेचर किया गया है। समझ में? ये था तुम्हारा, मतलब इसको बोला जाता है पृथ्वी सम्मेलन। कब हुआ था? 3 जून से लेकर के 14 जून तक 1992, ठीक है। कहाँ पे हुआ था? तो ब्राजील का रियो डी जेनेरो जगह। समझ में आ गया? पृथ्वी सम्मेलन इसका फुल फॉर्म हो गया। अब देखो, जानना है संसाधन नियोजन के बारे में। देखो हम लोग पास संसाधन तो आ गए, ठीक है। संसाधन आने से नहीं होता बाबू, संसाधन को हम लोग ऐसे किस तरह से यूज कर सकते हैं इसके बारे में जानते हैं। देखो हम लोग का जो इंडिया है, इंडिया इतना बड़ा कंट्री है, बहुत बड़ा कंट्री है। इसमें बहुत सारा ऐसे राज्य है जहाँ पे ना सही तरीका से मतलब रिसोर्सेज उपलब्ध नहीं है, और कोई कोई ऐसा जगह है जहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में रिसोर्सेज उपलब्ध है। देख, ठीक है। तो बहुत ज्यादा मात्रा में क्या है उपलब्ध है। जैसे कि हम लोग झारखंड का एरिया, ठीक है, झारखंड ले लो, एक बिहार ले लो। झारखंड में रिसोर्स बहुत ज्यादा है, अभ्रक, लोहा, क्या बोलते हैं, यूरेनियम, ठीक है। फिर तुम्हारा कोयला बहुत ज्यादा मात्रा में है। और यहीं पे बिहार को ले लो, बिहार के पास खनिज संपदा बहुत, ठीक। अभी जैसे कि अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश में नदी बहुत सारा नदी वहां पे बहता है, यानी कि वहां पे जल का पानी का रिसोर्स बहुत ज्यादा है। हम लोग के यहाँ पे खनिज का रिसोर्स बहुत ज्यादा है, वहां पे पानी का रिसोर्स बहुत ज्यादा है, ठीक। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे मतलब राज्य है पृथ्वी में, हम लोग का देश में, जहाँ पे अलग अलग मतलब बहुत तरह के रिसोर्स मौजूद है, लेकिन फिर भी वो पिछड़ा है। गुजरात देख लो, गुजरात में वैसा इंडस्ट्री मतलब वैसा तुम्हारा खनिज संपदा नहीं है, गुजरात बहुत आगे। केरल को देखो, केरल भी हम लोग के जितना हम लोग के पास खनिज संपदा है, उससे बहुत कम मात्रा में केरल पे पाया जाता है, लेकिन वो देखो डेवलप्ड है। और झारखंड क्या है? अनडेवलप्ड। यानी कि यहाँ पे एक वैसा सुविधाजनक नीति नहीं अपनाया गया, जिसके कारण से हम लोग का जो राज्य है वो डेवलप नहीं हो पाया। समझ में आया? तो अब देखो उसके पास नहीं था तो वो डेवलप कर लिया, हम लोग पास सब कुछ अवेलेबल है तो भी हम लोग डेवलप नहीं कर पा रहे। तो कुछ ना कुछ रीजन तो होगा। तो मेन है कि यहाँ पे ना मतलब सही तरीका से यहाँ पे समावेश नहीं किया गया है, ठीक है। इस कारण से यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो पाया। तो भारत में अब देखो ये नियोजन जो होगा तो क्या होगा कि जैसे कि जिस जगह पर पानी की कमी है उस जगह पे पानी पहुंचाना है। जैसे राजस्थान का एरिया है,
राजस्थान के एरिया में सोलर पैनल बहुत अच्छा निकलेगा, सोलर एनर्जी वहाँ पे बहुत अच्छा निकलेगा, है ना। एयर एनर्जी से भी एयर से भी हम लोग एनर्जी निकाल सकते हैं, लेकिन उस जगह पानी की कमी है। ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं? वहाँ पे जो तुम्हारा इंडस्ट्री है जो सोलर पैनल का है या फिर जो भी वहाँ पे इंडस्ट्री अगर लगाएंगे तो उसके बदले में उस राज्य को हम पानी प्रोवाइड करा दें, नहीं हो सकता है। अगर हम उससे बिजली ले रहे हैं उस पूरा एरिया से, वो ज्यादा मात्रा में निकलेगा, उस एरिया से अगर हम बिजली ले रहे हैं उस जगह पे हम पानी तो कर सकते हैं, देने का एक्सचेंज कर देंगे, ठीक है। तो ये सब चीज होता है, ये होता है मानव संसाधन नियोजन, ठीक है। इसलिए क्या होगा कि हर एक जो राज्य है उस राज्य को हम लोग देखेंगे कि किस जगह पे चीज का कमी है। अब देखो संसाधन नियोजन में क्या होता है, जैसे भारत में जब संसाधन नियोजन आया, मतलब भारत में भी तो संसाधन नियोजन हुआ था ना, तो वो लोग देखा कि हम लोग जैसे कि 28 राज्य है और 8 हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, तो 28 राज्य हो गया, 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गया, दोनों को देखेगा, ठीक है, कि इस राज्य में किस किस तरह का खनिज संपदा मौजूद है, उस राज्य में किस प्रकार का खनिज संपदा मौजूद है, हर एक राज्य का ब्यौरा लेगा। सबसे पहले क्या किया, ब्यौरा तैयार किया, ठीक है, कि इस जगह पे जैसे झारखंड है, झारखंड में यूरेनियम बहुत अच्छा मिलता है, मतलब बहुत हद तक मिलता है। इंडिया को यूरेनियम ज्यादातर झारखंड प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा कोयला हो गया, तो यानी कि वो देख लिया कि इस जगह पे जो है पहले सूची बनाया कि इस राज्य पे ये चीज मिलता है, इस राज्य पे ये चीज मिलता है, हर एक राज्य पे जो चीज मिलता है उसको ब्यौरा तैयार करता है, ठीक है। अब ब्यौरा तैयार करने के बाद वो क्या करेगा इंसान, पहले ब्यौरा तैयार किया, अब उसके अगर वो चीज बनाया तो उसके अगर कोयला है तो कोयला मान के चलो मेरे पास कोयला है, झारखंड में कोयला है, लेकिन कोयला का हम यूज किस में करें उसको नहीं जानना पड़ेगा ना। हमको पता है कि कोयला है लेकिन उसको यूज भी करना है, तो उसको बनाएगा ढांचा कि हम किस तरह से कोयला को मतलब कोयला अगर यहाँ से निकाल रहे तो उसका यूज हम किस किस जगह पे करेंगे, ठीक है। अब संसाधन में निकल गया, ठीक है, और जो संसाधन निकला हुआ है उस संसाधन को हम क्या करेंगे, पूरा भारत में फैलाएंगे। जैसे कि एक राज्य से जो संसाधन निकला, जो भी हम टेक्नोलॉजी लगाएं, जो भी कुछ लगाएं, ठीक है, उसको हम लगा करके और फिर हम क्या करेंगे, पूरा आपका पूरा इंडिया में उसको फैलाएंगे। तो क्या भी मतलब कि एक संसाधन को पूरा राष्ट्र के साथ हम जोड़ दें, एक संसाधन क्या कि पूरा राष्ट्र के साथ हम जोड़ दें ताकि सभी लोग उसका यूज कर सकें, समझ रहा है यहाँ। अब देखो हुआ ये ना कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी जब बढ़ने लगा तो टेक्नोलॉजी बढ़ेगा, तो देखो पहले था जैसे कि पहले था तुम्हारे जैसे हम कपड़ा वगैरह बुनते हैं, कपड़ा वगैरह जो लोग पहनते हैं, ये अब बन रहा मशीन। जब मशीन नहीं था तो उस टाइम पे इंसान खुद बनाता था, ठीक। अब इंसान जब उस चीज को खुद बनाता था यानी उसके पास रोजगार था कि नहीं, तो अब देखो उस समय रोजगार था, अभी रोजगार का कमी क्यों हो गया, क्योंकि हम लोग जो काम को करते थे, जो इंसान काम को करता था वो काम टेक्नोलॉजी कर रहा है, जो इंसान 100 आदमी में करता था उसी में एक मिनट। हाँ, तो इससे क्या हो गया कि रोजगार में कमी आने लगी, समझ में आया। तो अब रोजगार को इसी में महात्मा गांधी एक बात बोले कि हम लोग के पास जो संसाधन है वो पेट भरने के लिए, पेटी भरने के लिए नहीं। होता क्या है कि हम लोग का कंट्री में बाहर से कोई भी कंपनी आया यहाँ पे काम कर रही है, ठीक है, ध्यान समझिएगा, बाहर से आया कंपनी काम करने के लिए, अब काम करने के लिए आया, ठीक, तो वो तो अपना जो भी टेक्नोलॉजी था उस कंट्री का उसको लेकर के आया, समझ में आ रहा है, और काम करने के लिए नहीं आया, वो यहाँ पे लाकर उसको बेचेगा, क्या करेगा, उसको बेचेगा। अब इस चीज को बेचेगा तो महंगा दाम पे ही बेचेगा और सस्ता दाम पे तो बेचेगा नहीं, ठीक। तो इसमें इंडिया वाला को क्या करना, मतलब इंडिया को क्या करना चाहिए, जैसे मेक इन इंडिया है ना, मेक इन इंडिया का क्या होता है कि हम लोग ही कोई भी कंपनी अगर आता है उसके साथ साथ हम लोग कोलैबोरेट करके और उस कंपनी के साथ हम लोग काम करते हैं, ठीक है। अब उस कंपनी के साथ काम करेंगे तो उस कंपनी के बारे में हमको पता चल जाएगा कि किस तरीका से वो लोग उस टेक्नोलॉजी को बना रहा है, ठीक है। और टेक्नोलॉजी अगर हम लोग के बस में आ गया कि हमको पता चल गया कि ये टेक्नोलॉजी मतलब ये चीज कैसे बन रहा है, तो उस चीज को हम लोग खुद से बना सकते हैं, उसका जरूरत नहीं पड़ेगा। तो कोई भी चीज को अगर हम बना रहे हैं, मतलब हमको पता है कि कैसे बनता है, हम तुमको नहीं बताएंगे, हम सिर्फ बेचेंगे, तो मेरा जो प्राइस है वो ज्यादा हो,
क्योंकि किसी को नहीं पता है कि वो कैसे बनेगा, ठीक है, हमको पता है कि वो कैसे बनेगा, तो हम अपना मनचाहा रेट में उसको बेच सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वही टेक्नोलॉजी अगर हम सबको बांट दे तो ये भी उस चीज को बनाने सीख जाएगा, वो भी सब कुछ सीख जाएगा बनाने के लिए, ठीक। हाँ, अब उससे क्या होगा कि जो प्रोडक्ट वो एक आदमी कर रहा था वही प्रोडक्शन बहुत सारा आदमी कर रहा है, करने लगेगा, ठीक है। उससे क्या होगा कि ये जो भी मटेरियल जो बन रहा था उस मटेरियल का प्राइस घटने लगेगा, घटेगा नहीं घटेगा। पहले का टाइम पे मतलब पहले का टाइम पे बहुत प्रॉब्लम होता था, कोई भी बाहर कंपनी आया, ठीक है, कोई भी कंट्री पे आया, वहां पे अपना सामान प्रोडक्ट को बेच रहा है। अब इंसान यहाँ पे देखिएगा कि वहाँ वो देखो बहुत तरह का होता है ना, खिलौना वगैरह होता है, चाइनीज वाला खिलौना वगैरह जो होता है पूरा अच्छा से डिजाइन का होता है और बहुत बढ़िया बढ़िया काम करता है, तो उसको बच्चा देख के उसको खुद अट्रैक्ट हो जाता है कि ये चीज हमको चाहिए, ठीक है। तो ये सब तो हो गया मन लुभाने का काम कर रहा था। अब वही मन लुभाने का काम अगर हम लोग स्टार्ट करके अपना ही देश में अपना ही पैसा अपना ही दिमाग लगा के अपना ही खुद से करें तो इंडिया का पैसा इंडिया में ही रह जाएगा, रहेगा नहीं रहेगा। तो ये सब चीज होता है, ये सब चीज जो है ये मतलब ये तो आता है संसाधन नियोजन के काम, ठीक है। देखो ऐसा है, आगे बताते उसके आगे, ठीक है। भू संसाधन मतलब होता है तुम्हारा लैंड रिसोर्स, ठीक है। लैंड रिसोर्स जो होगा, लैंड रिसोर्स किसको बोलेगा? माउंटेन, प्लेटियो, प्लेन्स, मतलब माउंटेन, प्लेटो, प्लेट देखो पृथ्वी जो है, पृथ्वी का 3 भाग पानी है, 1 भाग जमीन है। तो 1 भाग जमीन में से तुम्हारा कुछ भाग जो है वो मैदान है, कुछ भाग जो है पर्वत है और कुछ भाग जो है वो तुम्हारा पठार में आता है, मतलब प्लेट्यू में आता है। 3 भाग अलग अलग भाग में आता है। तो देखो पर्वत का जो एरिया है, जो माउंटेन एरिया हम लोग का अर्थ में, वो तुम्हारा कितना है? तुम्हारा 27%, ठीक है। और तुम्हारा जो माउंटेन प्लेट्यू का जो एरिया है, प्लेट्यू के एरिया तुम्हारा 30%, ठीक। और तुम्हारा प्लेन का एरिया है 43%, मतलब मैदान, ठीक है। तो अब देखो मैदानी एरिया, अब तुम बताओ 3 चीज है तुम्हारे पास, पर्वत है, पठार है और प्लेन है, ठीक है। तो ये तीनों जो जगह है, तीनों में से सबसे ज्यादा मिनरल किस जगह से निकलेगा? सबसे ज्यादा मिनरल कहां से निकलेगा? मैदान से, पठार से निकलेगा, माउंटेन से, पठार से निकलेगा। हां वही तो बोल, मैदान से जितना भी ज्यादातर जो हम लोग कोयला खनिज कहां से निकलता है? सारा पठार से। मतलब तुम्हारा अभ्रक वगैरह जो हो गया, मतलब जो बॉक्साइट हो गया, ठीक है, फिर तुम्हारा ये सिलिकॉन हो गया, इसमें कहां से निकल रहा है? सब पठारी इलाका से निकलता है। झारखंड जो है वो पठारी इलाका है और इसी कारण से यहाँ पे खनिज संपदा ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। तो ये यानी सबसे ज्यादा मात्रा में हमको खनिज लवण में अलग अलग तरह का अयस्क वगैरह कहाँ से मिलेगा? और वगैरह पठार से मिलेगा, ठीक है। अब आगे देखो, जैसे जमीन है तो तुम्हारा पृथ्वी में जो भी जमीन है, उस जमीन में कौन कौन सा चीज पाया जाता है, क्या क्या चीज है जो जमीन में है, ठीक है। जैसे कि तुम्हारा जंगल हो गया, तो जंगल हम लोग का मतलब कि पृथ्वी में जो जंगल है, जंगल का एक अपना एरिया हो गया। हर जगह पे जंगल नहीं है, ठीक है, लेकिन जंगल जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में है। आगे है कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, मतलब कि खेती के लिए उपयोग में नहीं लाता है। समझो जैसे कि जितना भी इस तरह का मकान है, ये भी तो जमीन में ही बना हुआ है ना, लेकिन इसका यूज हम कर रहे हैं क्या? खेती के नहीं कर रहे हैं। जितना भी तरह का तुम्हारा इमारत मतलब फैक्ट्री वगैरह बना हुआ है, तो जो भी फैक्ट्री बना हुआ वो भी तो जमीन में ही बना हुआ है, लेकिन उसका यूज हम खेती में नहीं कर रहे। समझ में आ रहा? तो ये भी तुम्हारा किस में आ जाएगा? कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि। जमीन तो है लेकिन कृषि के लिए उपलब्ध नहीं है, ये भी कृषि के लिए उपलब्ध नहीं। जंगल है ना, जंगल में खेती नहीं होता है, ठीक। अब अगला देखो, अस्थायी चारागाहें अन्य गोचर भूमि, मतलब उसको परमानेंट पेस्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड। देखो परमानेंट पेस्चर्स को समझो, जैसे कि बताते एग्जाम्पल, चांदो का एरिया है ना हम लोग इधर के, इस एरिया में जंगल भी है और जंगल किनारे किनारे झाड़ वृक्ष भी है, ठीक है। वो झाड़ वृक्ष ऐसा तो नहीं पूरा का पूरा अगर जामुन पर जामुन ही लगा हुआ है, ऐसा नहीं। वहाँ पे फलदार कहीं कहीं पे आम का पेड़ लगा हुआ है, कहीं जामुन का पेड़ लगा हुआ है, कहीं पे अलग अलग तरह का पेड़ पौधा लगा हुआ है, ठीक है। और उसी के किनारे जो गाय वगैरह है, जानवर, बकरा और बकरी वगैरह, भैंस वगैरह सब कहाँ पे चलता है? उधर के एरिया में चलता है।
ठीक है, तो चारा का तो उस एरिया में भी खेती नहीं होगा। नहीं पशु को चराने के लिए से यहाँ पे भी तो हम लोग पशु चरने के लिए आता है जैसे फील्ड वगैरह में, हाँ। तो वहाँ पे चरने के लिए आ रहा है तो क्या उस जगह खेती हो रहा है? नहीं हो रहा है। यानी कि पशु को चराने के लिए जमीन तो है, लेकिन वो खेती के लिए यूज नहीं हो रहा है, वो पशु को चराने के लिए हो रहा है या फिर कोई अलग अलग तरह का पेड़ पौधा लगाने का काम में आ रहा है। समझ में आ रहा है? अब देखो आगे परती भूमि में यानी कि फैलो लैंड। ठीक है, फैलो लैंड अगर बोले परती भूमि अगर होता क्या है बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। नहीं बोलता है कि यहाँ पे परती भूमि बहुत सारा, यानी कि परती भूमि यानी कि वैसा भूमि जो जैसे मेरा पास जमीन है, ठीक है, मेरे पास जमीन बहुत ज्यादा मात्रा में है लेकिन हम उसको यूज नहीं कर रहे, रखा हुआ पड़ा हुआ जिससे, ठीक है, उसका हम यूज नहीं कर रहे हैं। जमीन तो है लेकिन हम उसका यूज ही नहीं कर रहे, उसमें बंजर भूमि भी कुछ आ जाता है। ठीक है, उसका मतलब किसी भी तरीका से हम उससे उस जमीन से कमाई नहीं कर रहे, उसको बोला जाता है परती भूमि। किसी भी तरह कमाई, ना खेती कर रहे हैं ना कुछ कर, बस पड़ा हुआ जमीन। ये जो रेलवे का जमीन है ऐसे पड़ा उसको भी परती भूमि आएगा। वो तो गवर्नमेंट में आ गया, लेकिन ये मेरे पास जमीन है, वो जमीन में हम ना खेती कर रहे हैं ना ही उससे किसी तरह का इनकम कर रहे हैं, तो वो सही पड़ा हुआ जमीन, इसका कोई यूज ही नहीं है, तो वो परती भूमि है। ठीक है, लास्ट नंबर शुद्ध बोया गया क्षेत्र, मतलब कि अब हुआ की खेती, मतलब एक आता ना कि जहाँ पे हम खेती होता है, ठीक है, तो खेती होने वाला जो जगह होगा उसको बोला जाएगा नेट सोन एरिया। मतलब जो मेन एरिया है जहाँ पे खेती होता है उस एरिया को कहा जाता है शुद्ध बोया हुआ खेती। समझ में आया? जैसे कि हम लोग नहर के उस पार है, खेती वगैरह होता है, ठीक है, उस नहर के किनारे ही ज्यादा खेती होता है, नदी के किनारे थोड़ा सा खेती होता है, बाकी इधर कहीं भी एरिया में खेती नहीं होती, उधर पानी का व्यवस्था है। ठीक है, तो देखो अब आगे देखते हैं, ये तो था पूरा जमीन का, पृथ्वी का, लेकिन भारत में किस किस तरह का जमीन, किस किस जगह पे क्या क्या चीज होता है ना। तो देखो पहले समझते हैं भारत में मतलब उसका प्रारूप कैसे कैसे है। तो पहला चीज की पृथ्वी का जो क्षेत्रफल है वो कितना, सॉरी इंडिया का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? इंडिया का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है, लाख किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना तुम्हारा है हम लोग का इंडिया का। इस जमीन में 13 हेक्टेयर जमीन है। इस जमीन का मान से क्या होता है ना कि इतना तो हमारे पास जमीन है, लेकिन वो जो जमीन है उसमें से कितना ऐसा जमीन है जिसके बारे में मेरे पास ब्यौरा है। तो 100%, जैसे कि 100% 32.8% है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर हो गया, लेकिन उसमें से कितना वैसा एरिया है जिसके बारे में मतलब पूरा कंफर्म है कि ये हम लोग का है, तो उसमें से मात्र 93% ये ऐसा है जिसमें हम लोग बोल सकते हैं कि वो पूरा पूरी हमारा है। असम का कुछ एरिया ले लो जो चीन बोलता है कि मेरा है, ठीक है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश का एरिया, ठीक है, उसके बाद इधर हम लोग का एरिया सियाचिन हो गया, ठीक है, फिर तुम्हारा पीओके का क्षेत्र हो गया, वो सब क्षेत्र तो ऑक्युपाइड कर लिया ना, उधर पाकिस्तान रख लिया है, इधर चीन रख लिया है, इधर भी चीन बोल रहा है कि मेरा कुछ एरिया है, तो उस एरिया को हम लोग कैसे, हम लोग जाएंगे उसको नापेंगे तब हम फिर बोलेंगे कि हाँ मेरा ये ब्यौरा है पूरा पूरी, तो वो चीज हम लोग पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है, इसी कारण से हम लोग 93% एरिया ही जो है उसको हम लोग बोलते हैं कि वो हम लोग का मतलब उसका आंकड़ा हम लोग पास मौजूद है 93%। ठीक है, अब देखो बहुत सारा तरीका होता है जिससे कि भारत में जैसे खेती करने के लिए बहुत उपयुक्त जमीन है। 13 हेक्टेयर जमीन, 13 लाख हेक्टेयर ऐसे कुछ करके, हेक्टेयर मतलब कि जैसे कि एक 100 मीटर में 1 हेक्टेयर होता है, ठीक है, 100 मीटर में 1 हेक्टेयर होता है, तो इस हिसाब से करते हैं। तो बहुत सारा जमीन जो है पृथ्वी हम लोग का इंडिया में जो रखा हुआ है उसका यूज नहीं हो रहा है, ठीक, तो 54% जो एरिया है, मतलब माना जाता है कि ना कि इंडिया का जो 54% जो एरिया है वो खेती के लिए उपयुक्त है, लेकिन 54% वो खेती होता नहीं। जैसे कि अभी तुम नॉर्मल अगर तुम जाए और पहाड़ी चढ़ करके अगर हम लोग का एरिया को देखेगा तो हम लोग को दिखेगा ना कि एक खास एरिया पर ही घर बसा हुआ है, बाकी एरिया पूरा खाली है। जब चढ़ेगा ना, ऊपर गया है ना पहाड़ के ऊपर,
तो पहाड़ के ऊपर जाओगे तो देखोगे पूरा एरिया जो खाली पड़ा हुआ है, यानी ज्यादातर मात्रा में एरिया इंडिया अभी भी खाली है, लेकिन होता ना अगर उसको अगर यूज करेंगे तो 54% एरिया ऐसा होगा जहाँ पे हम ज्यादा मात्रा में खेती कर सकते हैं। समझ में आया? यहीं तक है तुम्हारा मेन, जिसमें भू संसाधन के बारे में जानना है कि लैंड रिसोर्स हम लोग का किस किस चीज का है। ठीक है, इसमें हम लोग अब देखो झारखंड जो है हम लोग का, झारखंड का एरिया जो होता है, झारखंड का एरिया में जो तुम्हारा अब्रक हो गया, यूरेनियम हो गया, ठीक है, फिर तुम्हारा लोहा हो गया, लोहा भी हम लोग के यहाँ पे मिलता है, कोयला हो गया, ये सब जो है ये सब रिसोर्स है। और ये सब ज्यादातर मात्रा में ज्यादा कहाँ मिलेगा? पठारी इलाका में मिलेगा। समझ में आया? ये समझ में आया? जंगल, ठीक है, कृषि के लिए अनुपयुक्त अनयूज है, इसको यूज नहीं कर पा रहे, जैसे कि घर वगैरह बना हुआ, मकान वगैरह बना हुआ। तीसरा तुम्हारा जो गाय वगैरह चरने के लिए जाता है, बकरा जो लेकर के जाता है उसको चर कर जाता है, कुछ फल वगैरह का पेड़ वगैरह लगा हुआ होता है उस जगह पे। ठीक है, प्रति भूमि जो जमीन तो है लेकिन उसका हम यूज नहीं कर रहे हैं, तो 3-4 साल तक उसको यूज नहीं किया जा रहा है। और तो चौथा जो शुद्ध बोया गया क्षेत्र, मतलब जहाँ पर इसको एक्सेस। हाँ। अब देखो जानना है हम लोग को कि हम लोग का जो जमीन है उस जमीन का हम संरक्षण कैसे करें। मतलब जैसे कि जो हमारे पास जमीन है तो उसमें से बहुत सारा जमीन जो है ना बंजर पड़ा हुआ है। जैसे समझो गुजरात का कुछ एरिया हो, गुजरात का, महाराष्ट्र का, वो मरुस्थलीय एरिया हो गया, उस जगह पे खेती नहीं होगा। ठीक है, और भी क्या होता है जैसे कि हम लोग इधर देखते हैं कि कुछ जमीन ऐसा है जो बहुत ज्यादा एसिडिक हो गया है या फिर बहुत ज्यादा बेसिक हो गया है, मतलब अम्लीय हो गया, क्षारीय हो गया, उस जगह पे भी हम लोग खेती नहीं कर पाते हैं। ठीक, कहीं कहीं पे होता है कि बरसात आता है पूरा मिट्टी काट करके ही ले जाता है। ठीक है, उस जगह पे हम लोग खेती नहीं कर पाते। ये सब जो हम लोग का इंडिया में जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम से हम लोग कैसे निजात पा सकते हैं, इसके बारे में सबसे पहले देखो, अगर से मरुस्थलीय इलाका है जहाँ पे मिट्टी वगैरह कट रहा है, मृदा अपरदन हो रहा है, उस जगह पे अगर हम लोग झाड़ी वगैरह लगा दें, ठीक है, तो वो मिट्टी को पकड़ लेगा, तो उससे जमीन का जो कटाई हो रहा था वो नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, जैसे कि जो भी तरह का कल कारखाना जो भी तुम्हारा होता है, हम लोग यहाँ पे देखो कितना सारा माइंस निकला हुआ था, ये सब माइंस खुला हुआ माइंस है, वहां से जो निकलेगा, जो एरिया बचा हुआ है उस एरिया पे क्या करेगा, वहाँ फैक्ट्री में जो भी अब मतलब होता ना वेस्ट मटेरियल, उसको ला करके वहाँ पे रख देगा। ठीक है, और वहाँ कोयला के रख दिया तो वो जो एरिया वो तो अनयूज का हो गया ना। हाँ, अगर उसी एरिया पे अगर उसको ढक करके और बढ़िया से लेबल करके और वहीं पेड़ लगा दे तो वो वहाँ पे जो एरिया है वो तुम्हारा काम का हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक, जो मिट्टी जो नदी में जो फैक्ट्री में जो भी तुम्हारा कचरा वगैरह होता है उसको जमीन में फेंक दिया जाता है, तो उससे भी जमीन खराब हो जाता है, जिससे बंजर हो जाता है, जमीन काम नहीं हो पाता है। तो ये सब चीज को अगर हम रोकेंगे तो आने वाले समय में मतलब भारत में जितना भी अभी देखो, अभी हम लोग का पॉपुलेशन जैसा है उस हिसाब से हम लोग खेती नहीं हो पाता है। ऐसा ही अगर चलता रहा, अभी के टाइम पे तुम देखो कितना आदमी लोग चाहते हैं कि खेती करें, बहुत कम लोग चाहते हैं। सबको चाहेगा कि हम काम करेंगे, जॉब करेंगे या बिजनेस करेंगे, लेकिन खेती पे जल्दी किसी को ध्यान नहीं जाता है। अब बताओ, अगर खेती पे ध्यान नहीं जाएगा, बाकी लोग सिर्फ यही सब काम करेगा, जैसे कि जॉब वगैरह किया, तो उसको खाना तो सबको ना चाहिए, तो खाना कहाँ से लाएगा? और फिर बोलेगा कि महंगा हो गया सब्जी, बोलेगा ना। अब देखो जो मटेरियल जो निकल जितना उपजाना चाहिए उससे ज्यादा यूज करने वाला है, तो ऑटोमेटिक सब आते की रेट बढ़ेगा। ठीक है, तो अभी तो कम है लेकिन आने वाले समय में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा इस बार। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग को मतलब जमीन का जो हम लोग को लैंड का रिसोर्सेस है उसको बचा करके रखना है। सिर्फ खेती ही नहीं है इसमें, इसमें तुम्हारा खनिज संपदा हो गया, मतलब कोयला वगैरह बहुत सारा कुछ है जो हम लोग को जमीन से प्राप्त होता है, उस पर ज्यादा ध्यान रखना है। समझ में आ गया? देखो मृदा जो बनता है, मृदा मिट्टी जो है, मिट्टी कैसे बनेगा, तो जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है, ठीक है, उससे जो लावा वगैरह निकलता है वो बाद में जाकर ठंडा हो जाता है। ठंडा होने से क्या होगा कि फिर धीरे धीरे क्या होगा, वो सूखेगा अंदर से, सूखने से वो पत्थर को रूप ले लेगा। ठीक, जब सनलाइट उस पर पड़ेगा, सूरज का प्रकाश पड़ेगा, तो वो हाई टेम्परेचर पड़ता है उस पर। ठीक है, तो टेम्परेचर पड़ने से वो क्या हो गया कि थोड़ा सा वो रूखा हो गया। क्या हो गया? रूखा पड़ गया, टेम्परेचर पड़ा हाई टेम्परेचर। ठीक है, अब उस पर जब हवा वगैरह जब चलता है तो हवा से क्या होगा कि वो ऊपर का जो पत्थर का लेयर होता है, वो पत्थर का लेयर को क्या कर देता है, वो
बहा करके ले जाता है, उड़ा करके ले जाता है, इससे मिट्टी का निर्माण होता है। तो ये तो टेम्परेचर काम किया, उसमें एक हवा काम किया, हवा काम किया ना, हवा को क्या किया, उड़ा करके ले। और तीसरा पानी भी काम करता है। पानी कैसे काम करता है, जैसे कि हम लोग का नदी है, ठीक है, नदी हो गया, तालाब, नदी हो गया, और फिर समुद्र वगैरह हो गया, तो वो बहता हुआ पानी होता है। नदी का पानी, समुद्र का पानी क्या होता है, मतलब लहर मारता है ना, समुद्र में लहर मारता है, और नदी का पानी बहता है। तो नदी का पानी जब बहेगा तो कंकड़ एक कंकड़ दूसरे कंकड़ से रगड़ाएगा, ठीक है, रगड़ाने से क्या होगा कि उसका भी तो कुछ कुछ छोटा छोटा परत जो होगा वो निकलेगा बाहर धीरे धीरे, ठीक है, उससे भी क्या होगा, मिट्टी बनेगा। जब समुद्र का लहर जो मार, समुद्र के किनारे पहाड़ होता है, वो ऊंचा ऊंचा पहाड़ होता है, वैसे ये तो बीच बीच में तो बीच से निकल जाता है ना, पहाड़ी इलाका भी होता है, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा कि समुद्र का लहर वहां पे मारा, ठीक है, मारा, फिर उसको वापस गया, फिर मारा, फिर वापस गया, उससे क्या होगा कि ये जो यहाँ पे जो पत्थर होगा उसका कुछ कुछ कण को क्या करेगा, अपना तरफ खींच करके ले जाएगा, फिर मारेगा, फिर खींच करके ले जाएगा, इससे धीरे धीरे क्या होगा, मिट्टी का निर्माण होगा। ये प्रोसेस एक मिट्टी का लेयर अगर बनने में लगभग 1 लाख से मतलब लाखों साल लग जाता है, ठीक है, एक मिट्टी का लेयर बनने में कितना लग जाता है, लाखों साल लग जाता है। तो उसका मेन कारण किससे होता है, मतलब ताप से, हवा से और पानी से, ठीक है, ये 3 चीज से वो मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक। अब देखो मिट्टी जो होगा, मिट्टी जो होता है वो हर एक एरिया पे अलग अलग होता है। इंडिया में 6 तरह का मिट्टी पाया जाता है, इंडिया में 6 तरह का मिट्टी पाया जाता है। तो पहला है तुम्हारा जलोढ़ मृदा, ठीक है, काली मृदा, लाल और पीली मृदा, लेटराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा और वन मृदा, ये 6 तरह का मिट्टी पाया जाता है। समझ में आया? इसको इंग्लिश में बोलते हैं एल्वियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, लेटराइट सॉइल, एरिड सॉइल और फॉरेस्ट सॉइल, ठीक। पहला है तुम्हारा जलोढ़ मृदा। पहला क्या है? जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा जो है, जलोढ़ मृदा जो है वो कहाँ से आता है, मतलब किस भारत के किस एरिया में पाया जाता है? नॉर्थ साइड। नॉर्थ साइड, हिमालय से जो नदी वगैरह बहता है ना, हिमालय से कौन कौन नदी बहता है? गंगा, ठीक है, ब्रह्मपुत्र, ठीक, और सिंधु। ये मेन नदी है तुम्हारा जो गंगा नदी मतलब हिमालय से निकलता है, ठीक है। तो ये जो नदी है ये क्या, ये अब देखो पहाड़ से जब भी कोई नदी बहेगा तो ज्यादा स्पीड से बहेगा ना, ज्यादा स्पीड से बहेगा। तो जब ज्यादा तेज से बहेगा तो पहाड़ का जो एरिया होता है बहुत कम होता है, छोटा छोटा एरिया होता है। उस जगह पे जब नदी बहेगा, ठीक है, तो बहुत ज्यादा स्पीड पे बहेगा, तो किनारे किनारे जो भी तुम्हारा पहाड़ वगैरह होगा उसका जो कंकड़ होगा वो जल्दी जल्दी निकलेगा ना। तो उससे क्या होगा कि वो भी कंकड़ क्या हो गया, वो करके निकल रहा है, तो इससे भी मिट्टी का निर्माण हो रहा है। उस मिट्टी को बोला जाता है जलोढ़ मृदा, एल्वियल सॉइल, ठीक है। ये जो मिट्टी है, ये मिट्टी सबसे ज्यादा उपजाऊ होता है, सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी, यानी कि खेती करने के लिए सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी यही होता है। अब देखो ऊपर से जब वो आया तो ऊपर में उसका रास्ता कम था, ठीक, अब वो नीचे आएगा तो उसको फैला जगह मिलेगा, तो जो प्रेशर था ऊपर में वो प्रेशर अब नीचे में नहीं रहेगा, क्योंकि उसका एरिया जो होगा बढ़ेगा। तो जो बड़ा बड़ा कंकड़ होगा वो थोड़ा सा दूर में ही छूट जाएगा, और जो पतला पतला कंकड़ होगा, मिट्टी होगा, वो उसको लेकर के बहते हुए जाएगा। तो इससे क्या होगा कि 2 टाइप का हो गया, कितना टाइप का हो गया? 2 टाइप का। एक का नाम होता है खादर, एक का नाम क्या होता है? खादर। और एक का नाम होता है बांगर। एक का नाम क्या होता है? खादर में पुराना नहीं, नया मिट्टी, खादर में नया मिट्टी और बांगर में पुराना मिट्टी। जो मिट्टी नया मिट्टी होता है वो मिट्टी होता है खादर, और वो बहुत ज्यादा उपजाऊ होता है, वो महीन मिट्टी होता है। कैसा मिट्टी होता है? पूरा महीन मिट्टी, ठीक है। और जो बांगर होता है वो कंकड़ नुमा होता है, उसमें कंकड़ पाया जाता है, ठीक। जिसे हम लोग नदी जाते हैं, ठीक है, नदी में नदी का किनारे, नदी का जस्ट किनारे जो मिट्टी होता है वो बहुत महीन होता है। नदी का जस्ट किनारे, जैसे कि जो तलछट है ना, तलछट के जस्ट किनारे का जो मिट्टी होगा वो बहुत ज्यादा महीन होगा, और जैसे से ऊपर जाएगा ना वैसे से कंकड़ जो होगा वो मतलब बड़ा बड़ा कंकड़ का रूप ले लेता है, ठीक है। यानी कि पुराना मिट्टी जो होगा, बांगर जो मिट्टी होगा वो नदी से थोड़ा दूर में पाया जाएगा, ठीक है, और जो महीन मिट्टी होगा वो नदी के जस्ट किनारे पाया जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये खादर और बांगर जो है ये 2 तरह का होता है जो जलोढ़ मृदा में पाया जाता है। समझ में आ गया? अब देखो हम लोग का भारत में किस किस एरिया पर ये मिट्टी पाया जाता है इसके बारे में जानना है।
हम लोग का एरिया पे किसकी जगह पे ये मिट्टी पाया जाता है। ठीक है, तो देखो उत्तर प्रदेश का एरिया है ना, उत्तर प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, ठीक है, हरियाणा, ये सब जो राज्य है, ये राज्य में मतलब जलोढ़ मृदा बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, देखो अब देखो जलोढ़ मिट्टी से कौन कौन तरह की खेती होता है ये जानना है। खेती करेगा ना मिट्टी में ही ना खेती करे, किस किस तरह खेती करें। तो देखो चावल का खेती के लिए बहुत ज्यादा उपयुक्त होता है। ठीक है, गेहूं के लिए होता है, गेहूं होता है ना, गेहूं के लिए, दलहन के लिए दाल जो होता है, दाल मतलब अरहर दाल हो गया, मसूर दाल, मूंग दाल, बहुत तरह का दाल है। ये सब दाल जो बुझाने का जो जगह होता है उपजाऊ मिट्टी के लिए चाहिए तो जलोढ़ मिट्टी पे ज्यादा मात्रा में वो उपजता है। उसके बाद तुम्हारा गन्ना हो गया। ठीक है, ये सब चीज तुम्हारा कहाँ से मिलती है, ये सब जो फसल होता है ये कौन सा मिट्टी में होता है, जलोढ़ मिट्टी में होता है। समझ में आया, बाद में नोट कर लेंगे। ठीक है, दूसरा है तुम्हारा काली मृदा। दूसरा क्या है, काली मृदा। काली मृदा जो है बाबू वो काला रंग का होता है और ये भी उपजाऊ होता है। काली मृदा जो होता है वो काला रंग होता है, रंग का होता है, ये भी बहुत ज्यादा उपजाऊ मिट्टी होता है। इस काली मृदा में तुम्हारा कपास का खेती बहुत ज्यादा अच्छा होता है। ये पाया कहाँ जाता है? हाँ, ये पाया कहाँ जाता है? महाराष्ट्र का एरिया हो गया, नॉर्थ वेस्ट। हाँ, दक्कन का पठार जो है ना, दक्कन का पठार जाना कहाँ पे है, दक्कन का पठार नहीं पता है, तो बुक देना। देखो ये जो ब्लैक टेक्स्ट दिख रहा है, ये जो एरिया दिख रहा है ब्लैक वाला, ये वाला एरिया दक्कन का एरिया। कौन सा एरिया, दक्कन का पठार। इस जगह पर काली मिट्टी बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, यानी कि इसके बीच में जितना भी क्षेत्र आएगा वो सब में काली मृदा पाया जाएगा। ठीक है, तो मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ये सब जो एरिया होता है उस एरिया पे काली मिट्टी पाया जाता है। सबसे अच्छा खेती किस चीज का होता है, तो कपास का। किसका खेती होता है, कपास का। देखो इसका जो मिट्टी होता है वो बहुत ज्यादा महीन होता है, मिट्टी जो होता है वो बहुत ज्यादा, अब जो महीन मिट्टी होगा तो उसमें ज्यादा मात्रा में पानी तो तुरंत गीला हो जाएगा। आटा जो होता है, आटा कितना महीन होता है, थोड़ा सा पानी में तो पूरा गीला हो जाता है ना। हाँ, और वहीं पर अगर हम चावल ले लेंगे और चावलवा में इतना पानी डाल देंगे उतना ही पानी, तो क्या ऊपर गीला हो जाएगा। यानी कंकड़ जो होगा, कंकड़ जल्दी गीला नहीं होगा, लेकिन जो महीन चीज होगा वो जल्दी गीला हो जाएगा। ब्लैक सॉइल पूरा फटा होता है ना, नहीं और बहुत गीला होता है। तो जब जो फर्स्ट जुताई होता है ना, जब पानी आ गया फर्स्ट तो पानी का स्टार्टिंग, जब फर्स्ट पानी आया उसी टाइम पे उसको क्या कर दिया, जोत दिया जाता, ताकि पानी जोतने में दिक्कत ना हो। समझ में आ गया। ये कहाँ पे पाया जाएगा, महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ये सब जगह पे काली मिट्टी पाया जाता है। समझ में आ गया। देखो अब है तुम्हारा लाल मिट्टी और पीली मिट्टी। लाल और पीली मिट्टी जो होता है वो तुम्हारा लाल रंग का, लाल और पीला तो समझ गए, लाल रंग का हो गया, लाल रंग का दिखेगा। ये जो मिट्टी होती है लाल मिट्टी और पीली मिट्टी, इस मिट्टी में ह्यूमस का मात्रा बहुत कम होता है, यानी कि उपजाऊ ज्यादा नहीं होता है, ज्यादा उपजाऊ नहीं होती। लाल मिट्टी तुम्हारा तमिलनाडु केरल के एरिया में मिलेगा। ये पता नहीं उधर किस जगह उसे बताया तो तमिलनाडु केरल, ये नहीं समझे, मतलब वेस्ट ईस्ट कहाँ मिलता है वो बताइए। साउथ एरिया में मिलेगा। हम बताएं, ठीक है, हम बताएं हाँ। साउथर्न पार्ट और हाँ, ईस्टर्न साउथर्न पार्ट और ईस्टर्न पार्ट। ठीक है, उड़ीसा हो गया, उड़ीसा का एरिया हो गया, और तुम्हारा मतलब उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये सब का जो एरिया हो गया, ये सब एरिया पे लाल मिट्टी और पीला मिट्टी पाया जाता है। ठीक है, लाल मिट्टी और पीला मिट्टी का रंग लाल इसलिए होता है क्योंकि उसमें लोहा का मात्रा ज्यादा होता है। उसमें किसका मात्रा ज्यादा होता है, लोहा का मात्रा। तो लोहा नहीं देखिए, लोहा जब जंग लगा लोहा थोड़ा ललहुन का दिखता है। ठीक है, अब उसमें थोड़ा सा अगर पानी मिल जाएगा तो थोड़ा पीला दिखे, ललहुन में थोड़ा सा पानी मिला दे तो पीला रंग का हो जाएगा, होगा ना। तो मिट्टी में जब पानी का मात्रा थोड़ा सा आ जाता है ना तो पीला रंग का दिखने लगता है। ये उतना उपजाऊ मिट्टी नहीं होता। इसको उपजाऊ बनाने के लिए तुमको अलग से मतलब खाद वगैरह और रासायनिक जो उर्वरक वगैरह उसको ज्यादा मात्रा में डालना पड़ेगा, तब जाकर के लाल मिट्टी और पीला मिट्टी पे खेती वगैरह होता है। समझ में आ गया। चौथा तुम्हारा लेटराइट मिलता है। क्या है, लेटराइट जो है ये ग्रीक वर्ड है। कौन सा वर्ड है, ग्रीक वर्ड। कौन सा, ग्रीक वर्ड, ग्रीक। ठीक है, तो ग्रीक में लेटराइट जो है वो लेटर से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, लेटर से।
इससे बना हुआ है लेटर। लेटर का मतलब होता है ईंटा। लेटर का मतलब क्या होता है? ईंट। ईंट, ठीक है। लेटर का मतलब क्या होगा? ईंट। तो ग्रीक वर्ड है लेटर और उसका मतलब क्या है? ईंट है। इसे डिलीवर्ड किसको हुआ? हाँ, ये वर्ड डिलीवर्ड किसको हुआ? ग्रीक वर्ड में ग्रीक वर्ड से बना है लेटराइट। लेटर मतलब ईंट होता है और ईंट से ही बना है लेटराइट, ठीक है। तो ये जो लेटराइट मिलता है ये तुम्हारा मेल कुछ एरिया पे पाया जाता है, जैसे तुम्हारा क्या नाम है इसका, तमिलनाडु का एरिया हो गया, केरल का एरिया हो गया, कर्नाटक का एरिया हो गया, वो सब जो जगह है उस जगह पर तुमको लेटराइट मिलता पाया जाएगा। कहाँ पे? साउथर्न स्टेट, वेस्टर्न हाँ, घाट्स, साउथर्न स्टेट, वेस्टर्न स्टेट, ठीक है। जैसे महाराष्ट्र, उड़ीसा, सम पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ठीक है। फिफ्थ नंबर है तुम्हारा मरुस्थलीय मृदा। क्या है? उसको एरिड सॉइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरिड सॉइल। एरिड सॉइल जो होता है ये तुम्हारा मेन राजस्थान के एरिया में पाया जाएगा। इसका कलर क्या? ठीक है, येलो, रेड टू ब्राउन। हाँ, मतलब भूरा रंग का होता है, ठीक है, ललहुन टाइप का। अभी नहीं देखती हो शाम के टाइम पे राजस्थान का एरिया में सनलाइट पड़ता था, रेडिश टाइप का दिखता है, मिट्टी जो थोड़ा सा ललहुन टाइप का दिखता है, ठीक है। तो लाल भूरा रंग का नजर आता है कौन सा? मरुस्थलीय मृदा, ठीक है। मरुस्थलीय मृदा जो होता है वो तुम्हारे राजस्थान के लिए पाया जाएगा, ठीक है। देखो वो उस मरुस्थलीय मृदा में ज्यादा मात्रा में तुम्हारा पोटासियम है ना, पोटासियम और तुम्हारा चूना पत्थर वगैरह ज्यादा मात्रा में पाया जाता है इसमें मरुस्थलीय मृदा, ठीक है। तो चूना पत्थर वगैरह जो हम पाया जाएगा, देखो चूना जो होता है वो थोड़ा कंकड़ टाइप का होता है, तो कंकड़ जो तो बालू ऊपर में है और कंकड़ है नीचे, ठीक है। तो पानी वगैरह पड़ेगा तो तो क्या होगा कि वो अंदर की ओर नहीं जा पाता है, परत बैठा हुआ किसका? चूना पत्थर का, तो उसके नीचे अंदर में वो घुस नहीं पाता अंदर, ठीक है। जिस कारण से वो जो एरिया होता है पूरा मतलब क्या होता है, मतलब होता है ना शुष्क एरिया हो जाता है, समझ में आया? हाँ, शुष्क एरिया हो जाता है किसके कारण से? वो उसमें जो तुम्हारा चूना पत्थर वगैरह होता है इस कारण से मरुस्थलीय मिले क्या हो जाता है? शुष्क हो जाता है, पूरा सूखा सा दिखता है, ठीक है। वन मृदा मतलब जंगल में, तो ये जो मिट्टी पाया जाता है वन मृदा, ये तुम्हारा हिमालय में जो जंगल वगैरह का एरिया है हिमालय में, उस जगह पर तुमको मिलेगा कौन सा? वन मृदा। इसमें है ना ह्यूमस का मतलब बहुत ज्यादा होता है। ह्यूमस का काम क्या होता है जानता है? बहुत ज्यादा उपजाऊ मिट्टी, इसीलिए जंगल का एरिया जो होता है वहाँ पे तरह तरह का पेड़ वगैरह ज्यादा मात्रा में उगता है, क्योंकि वहाँ का मिट्टी जो है वो बहुत ज्यादा उपजाऊ है। हर तरह का तुम्हारा फसल, हर तरह का मतलब पेड़ पौधा उसमें उगने में सक्षम है। मान लीजिए जब पेड़ पौधा को काट दे उसके बाद अपना खेती करें तो होगा 100% होगा, ठीक है। तो ये है तुम्हारा वन मृदा। ये 6 पार्ट था तुम्हारा जो मृदा, 6 पार्ट में उसको बांटा गया है। अब जानना ये है कि मृदा का संरक्षण कैसे करें। मृदा का संरक्षण मतलब उसको हम बचा कर कैसे रख सकते हैं, मृदा को बचा करके कैसे रख सकते हैं। देखो होता क्या है कि अच्छा किस तरह से मृदा का अपरदन होता है ये बताओ। मृदा का मतलब इरोजन जो होता है, सॉइल इरोजन, वो किस तरह से होता है? बरसाती पेड़ का कटाई से और ओवर ग्रेजिंग। हाँ, ओवर ग्रेजिंग हो गया, और जैसे तो फ्लड आ गया जाता। हाँ, फ्लड आ गया, पानी का मात्रा पानी बहुत ज्यादा हेवी में आ गया और पेड़ पौधा नहीं तो मिट्टी काट करके ले जाएगा, ठीक है। और मेरा पानी हो गया उसका। हाँ, देखो मृदा अपरदन जो होता है वो देख पहाड़ी इलाका है, समझो पहले, ठीक है। पहाड़ी इलाका, पहाड़ से पानी स्पीड में आ रहा है, तो जिस जगह पे पेड़ पौधा रहेगा उस जगह पर अपरदन नहीं हो पाएगा, मतलब कटेगा नहीं। लेकिन जिस जगह पर मान के चलो पेड़ पौधा नहीं है, प्लेन इलाका है, उस जगह पे मिट्टी जो है वो तो अच्छा से अपरदित हो जाएगा, ठीक है। तो एक कंडीशन वो हो गया, ठीक। दूसरा हो गया तुम्हारा कि जैसे कि बाढ़ वगैरह आ गया, ठीक है, पूरा हेवी पानी आ गया, तो उसमें क्या होगा कि मिट्टी जो है वो उसको बहा करके एक जगह दूसरी जगह ले जाएगा, तो उससे मृदा का अपरदन हो जाता है, ठीक है। तीसरा हो गया तुम्हारा वन वगैरह को हम लोग काट देते हैं, जंगल वगैरह को काट देते हैं, ठीक है। इससे भी क्या हो जाएगा, मतलब मृदा का अपरदन हो जाएगा। मतलब जंगल को काटेंगे तो जंगल को काटने से क्या होगा कि उस जगह का जो मिट्टी होगा वो खुरदरा हो जाएगा। खुरदरा होगा तो जब हवा चलेगा या फिर तेज आंधी आएगा या फिर पानी वगैरह पड़ेगा तो उससे भी मृदा का अपरदन हो जाता है, ठीक है। ज्यादा मात्रा में एक ही जगह पे बहुत सारा पशु चरा रहे हैं, हमें लगातार चराते तो
घास उगेगा ही नहीं वहाँ पे। जब घास उगने के टाइम चाहिए, घास उगेगा ही नहीं तो क्या होगा, वो भी मिट्टी जो होगा वो खुरदरा हो जाएगा, फिर वो भी तुम्हारा अपरजित हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए उसको मृदा को बचाना बहुत जरूरी है, ठीक है। इस कारण से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो देखो पहाड़ी अगर इलाका है, पहले का टाइम पे देखो बहुत कुछ होता है ना, अगर मान के चलो ये पहाड़, ठीक है, इस पहाड़ में अगर यहाँ पे खेती हो रहा है, इस एरिया क्या हो रहा है, खेती हो रहा है, ठीक है, तो ये तो ढाल है बाबू, पानी जो बहेगा वो ऐसे ऐसे बहेगा, ऐसे ही ना बहेगा। तो अब समझो, अगर ऐसे ऐसे बह रहा है, ठीक, अगर हम खेतवा को जोते ऐसे करके, मतलब हल चलाते हैं ना, हल गढ़वा जो होता है वो ऐसे ही ऐसे गढ़वा कर दिया, गाढ़ा तो गाढ़ा पूछता है ना रे, हाँ लेकर के जाता है ना, तो ले करके जाता है तो नहीं, हल चलाता तो थोड़ा गड्ढा होता है ना, तो वो जो कियारी बन रहा है, ये कियारी अगर ऐसे रहेगा, ठीक है, तो पानी तो ऐसे ही बहेगा, बहेगा नहीं बहेगा। अब पानी ऐसे बहेगा तो इसके किनारे का जितना ही मिट्टी है उसको बाहर करके लेते जाएगा, लेके नहीं जाएगा। पानी देखो, एक तो पानी को उसको रास्ता मिल गया अच्छा खासा, और स्पीड से जाएगा पानी, ठीक, अब स्पीड से जाएगा तो क्या होगा कि इसके किनारे का जो भी मिट्टी रहेगा उसको बाहर करके लेते जाएगा। इसी कारण से इसको कैसा कर देता है, इसको ना सीढ़ी टाइप का बनाता है, एक सीढ़ी हो गया, दो सीढ़ी, हाँ 3 सीढ़ी हो गई, ठीक है। और इसमें क्या करेगा कि जैसे कि एक तुम्हारा बोलते ना, आरी बोलते ना हम लोग, क्या बोलते हैं उसको, आरी बोलते ना, जिसको क्या बोलते हैं, बाउंड्री किया था ना, बाउंड्री, तो ये बाउंड्री जो है, इस बाउंड्री में अगर हम घास उगा दें, क्या उगाते हैं, या फिर कुछ पतवार वगैरह, पौधा वगैरह छोटा छोटा उगा दें, इस सब में अगर हम पौधा उगा दें, ठीक है, ठीक, और हम जो फार्मिंग कर रहे थे उसको ऐसे ऐसे के बजाय अगर हम ऐसे ऐसे कर दें, कैसे कैसे करते हैं, ऐसे, हाँ, तो इसमें क्या होगा कि जब पानी आएगा ना, तो पानी आएगा तो उसको ना जाने में थोड़ा समय लगेगा, ठीक है, रुकेगा, वो रुक करके जाएगा। एक नाला यहाँ पे बनाए, फिर इस नाले से यहाँ इस खेत पे आया, फिर इस खेत से फिर यहाँ पे आया, ठीक, तो ये पानी पहले यहाँ भरेगा, फिर उसको जगह मिलेगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, वही पानी का स्पीड जो होगा, उसका स्पीड जो होगा धीरे होगा, थोड़ा क्या हो गया, धीरे, तो धीरे होने से क्या होगा कि मिट्टी का अपरदन कम मात्रा में होगा, ठीक है। अब उसमें क्या है, और भी कर सकते हैं, जैसे कि तुम्हारा जो मतलब खेती वगैरह होता है, जहाँ पे तुम्हारा खेती हो रहा है, उसके जस्ट किनारे किनारे अगर हम वृक्ष वगैरह लगा दें, क्या लगा दें, पेड़ पौधा है ना, पेड़ लगा दें, तो वो भी मिट्टी को पकड़ के रखेगा, तो जो प्रेशर से जो चीज जा रहा था, पानी नाला के किनारे से जो प्रेशर जाता है, प्रेशर उसका कम हो जाएगा, और उससे मिट्टी का अपरदन कम होगा, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, पेड़ पौधा लगा सकते हैं जगह जगह पर, जहाँ पे खाली जगह है, जैसे कि मान के चलो हम लोग ये रोड है, इस रोड पे पेड़ पौधा नहीं है, तो देखता है जो ढलान टाइप के है वहाँ पे मिट्टी कट जाता है, हर साल मिट्टी कट जाता है, पीपल का जो पेड़ है वहाँ मिट्टी कट जाता है, क्यों कट जाता है वहाँ, क्योंकि वहाँ पे पेड़ पौधा नहीं है, और वहाँ के मिट्टी जो है उसको ला रहा है, कुछ लगा हुआ नहीं रहा है, मिट्टी जो है वो अच्छा सख्त है नहीं, बरसात का पानी आता है, ढलान पाता है, वहाँ पे काट करके ले जाता है। अगर उस जगह पे एक दो छोटा छोटा पेड़ लगा दिया जाए किनारे किनारे, तो वो मिट्टी कटेगा ही नहीं, ज्यादा पेड़ पूरा हो जाएगा तो क्या वजह से जो पानी ज्यादा किचकिच होता है, किचकिच नहीं होगा, घास निकल जाएगा ना उस जगह पे, घास निकल जाएगा, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। समझ में आ गया, यही तो तुम्हारा मेन चैप्टर जो संसाधन और विकास कंप्लीट